अशोक बाबू हैं और युवाओं के प्रणेता भी अनुज जी बैठे हैं। आपकी लोकप्रियता तो इन बच्चों में देखते ही बनती है। आपका व्यक्तित्व धीरे धीरे निखर करके मेरे सामने आ रहा है कि आपके यहाँ पर बैठे हुए युवा कितने फैन हैं। सुमन बाबू ने बहुत अच्छा ही कम शब्दों में व्याख्या किया। गरम नरम धर्म, वाकई में एक युवा के लिए बहुत जरूरी है कि पैर गरम हो, पेट नरम हो, दिल में धर्म हो और क्या बताए आंखों में शर्म हो और हाथ में कर्म हो। अब इसके बाद लगता है कि बाढ़ के युवाओं की भूमिका के बारे में और कुछ कहने को रख भी नहीं जाता है। वो सार्वजनिक आपने शीर्षक दे दिया। इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि सामने में गुलशन भी बैठा है, धीरज भी बैठा है, मुकुंद जी भी बैठे हैं, सत्येंद्र बाबू बैठे हैं, बहुत से गणमान्य और हमारा प्यारा आर्टिस्ट भी मेरा बैठा है। सुना है कि आपके यहाँ संगीत के 2-3 बच्चे भी थे। क्या बात, ठीक, वेरी गुड। यही भूमिका है। इसके अलावा लक्ष्य फिटनेस ग्रुप और आदित्य मान्य का श्रीराम दल है, तो रजनीश का लक्ष्य फिटनेस ग्रुप है और अपने अपने टीम के साथ आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। सभी को मैं अपनी तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ। सब्जेक्ट आप देखेंगे कि सब्जेक्ट मेंशन किया गया है। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट मेंशन नहीं है। आज का जो वर्कशॉप है ये तो पता चल गया कि भगत सिंह के बलिदान के अवसर पर हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। सब्जेक्ट आपका क्या था? बाढ़ के बदलाव में युवाओं की भूमिका। तो मैं तो यही कहूँगा कि सुमन जी ने तो बहुत ही संक्षिप्त में आपको परिभाषित कर दिया है। अब मैं उसका विस्तारीकरण कर देता हूँ। बाढ़ के बदलाव, आखिर बदलाव कहते किसको हैं? इस चीज को समझना होगा कि प्रायः ऐसा देखा जाता है कि समाज बदलाव का पहले विरोध करता है, तब उसे एक्सेप्ट करता है। पहले से हम क्यों नहीं एक्सेप्ट के मूड में रहे? छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूं। 1951 ईस्वी की बात है। हम आप सभी लोग घर में हवाई चप्पल का प्रयोग करते होंगे। जब हवाई चप्पल भारत में लॉन्च हुआ तो पूरा भारत विरोध के लिए खड़ा हो गया कि हवाई चप्पल नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? तो एक से एक तर्क बढ़े गए। पहला तर्क ये रखा गया, भारत में रोजगार एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है। बोला गया कि जूता और चप्पल बनाने वाले एक विशिष्ट जाति के लोग भारत में रहते हैं। जब हवाई चप्पल आ जाएगा तब उनका रोजगार माना जाएगा। यह पहला तर्क हुआ। दूसरा तर्क गढ़ा गया कि जब हवाई चप्पल पहनते हैं तो पहन करके चलने के क्रम में चट-चट की आवाज करती है। उसको लोगों ने जोड़ दिया पुलिसिया पिटाई से। जब पुलिस चोर को पकड़ता है तो अब पिटाई बंद हो गया। पहले क्या होता था कि दोनों अंगूठा बांध करके प्रत्येक थाना में
पीपल का पेड़ और बरगद का पेड़ हुआ करता था, उल्टा लटका दिया जाता था और पैर पर उल्टा लटका करके उनकी पिटाई होती थी। जब पिटाई होता था तो कहा जाता था कि धीरे 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 उनकी आंख की रोशनी चली जाती है, मेमोरी छीन होने लगता है और धीरे धीरे सब कुछ बताना शुरू कर देता है। इसको लोगों ने चप्पल से जोड़ दिया, बोला ये हवाई चप्पल पहनोगे तो मेमोरी चली जाएगी, आंख की रोशनी चली जाएगी। कितना शानदार तर्क लोगों ने कहा, लेकिन टेक्नोलॉजी में दम था, उस बदलाव में ताकत थी। हवाई चप्पल विरोधी दरकिनार होते चले गए और हवाई चप्पल आज आपके जीवन का, आपके घर का एक महत्वपूर्ण सामग्री के रूप में जुड़ा हुआ है। ये सत्य है या नहीं? सत्य है। दूसरा हमें याद आता है हरित क्रांति का दौर आया, 1966 और 67 का दौर था। हरित क्रांति का जब दौर आया, जब किसानों को बिजली, पानी, टेक्नोलॉजी, उर्वरक जब मिलना शुरू हुआ और ये पहली हरित क्रांति थी, इसका उदय या शुरुआत पंजाब और हरियाणा में हुआ था। पंजाब और हरियाणा के किसान हरित क्रांति के विरोध में खड़े हो गए, कहने लगे कि नहीं, हमको ये नहीं चाहिए, हमारा वही परंपरागत तरीका सबसे अच्छा है। बहुत से इसमें युवा होंगे और हमारे मंच पर बैठे हुए होंगे। भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुआ करते थे, उन्होंने भारत में जब कंप्यूटर लाने का प्रयास किया तो पूरे भारत में विरोध शुरू हो गया और सभी मंचासीन लोग बैठे हैं, सबको याद होगा कि कंप्यूटर का विरोध हुआ, मोबाइल का विरोध हुआ। यहां तक जब भारत में अमेरिका की एक कंपनी की वॉलमार्ट आ रहा था तो विरोध शुरू हो गया। इसका तात्पर्य यह है कि हम पराया बदलाव को विरोध से उसको काउंटर करते हैं। तो प्लीज भारतीय युवाओं से मेरा अनुरोध होगा कि परिवर्तन किसी भी प्रकार का हो, ये एक रूल है, एक सिद्धांत है। परिवर्तन को सदैव स्वीकार करने की ताकत होनी चाहिए। जो व्यक्ति इस ताकत को स्वीकार करता है वही युवा होता है। बूढ़े और बुजुर्गों से हम ये आशा नहीं कर सकते हैं कि आप बदलाव को स्वीकार करें। वो जिंदगी के 70 वसंत 80 वसंत वो अपना काट लेते हैं, उनके कंधों पर एक बेटे की भी अगर शादी नहीं होती है, बेटी की शादी नहीं होती है, तो शादी को भी वो लाइबिलिटीज के रूप में लेते हैं। अरे आपके बच्चे हैं, आपने उनको जन्म दिया है, आप भी उनको लाइबिलिटीज समझते हो। ये हमारा सोच। तो हमें लगता है कि मैंने बदलाव के बारे में जो आप लोगों को बताया है, उस चीज को आप लोगों ने समझा हो कि बदलाव किसे करते हैं। बदलाव ये 2 तरीके के होते हैं। एक सडन चेंज होता है, जिसे बायोलॉजी के बच्चे जानते होंगे। किसी भी चीज में अगर सडन चेंज होता है, उससे हम लोग हिंदी में उत्परिवर्तन और अंग्रेजी में म्यूटेशन कहा जाता है। और एक चेंज होता है जिसको हम स्लो प्रोसेस करते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग त्वरण करते हैं, एक्सेलरेशन। अगर हमें ये भी नहीं पता है कि बदलाव क्या है, बदलाव की परिभाषा क्या है, कैसे हम उसको समझें, तब तक आप अपने जीवन का तात्पर्यता उसके साथ नहीं बैठा सकते। रही बात कि युवाओं की भूमिका, बदलाव में युवाओं की भूमिका, अब सवाल है कि युवा किसको कहेंगे। 16 वर्ष का बच्चा हो गया, 17 वर्ष का बच्चा हो गया, बायोलॉजिकल परिभाषा तो यही है कि 14 वर्ष के तुम हो गए, युवा का नाम शुरू कर दे। लेकिन नहीं,
मैं युवा उसको नहीं कहता। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सबने सुना होगा। नेपोलियन बोनापार्ट ने युवा को परिभाषित करते हुए कहा था, युवा उसे कहते हैं जो पृथ्वी को अपने तलहटियों पर रख ले और उसको मसल जाए, उसको युवा कहते हैं।